हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, उनका वर्गीकरण, कैसे वो कार्य करते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन यहां पढ़ने वाले हैं प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर ही अपन यूज करेंगे एमाइनो एसिड, एमिनो अम्ल। तो यहां देखिए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है इसकी इकाई कह सकते हो आप, एकलक इकाई बोल सकते हो, वो मोस्टली बच्चों एमिनो एसिड ही होती है। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन से पहले मैं आपको यहां एमिनो एसिड पढ़ा देता हूं, ताकि फिर अपना एक ये सीक्वेंस बना रहेगा। वैसे अपनी बुक में पहले प्रोटीन दिया हुआ, फिर एमिनो एसिड दिया हुआ, फिर प्रोटीन के इंपोर्टेंस वगैरह दिए हुए हैं। तो अपन एक सीक्वेंस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले एमिनो एसिड पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपन ये प्रोटीन पढ़ लेंगे, ताकि पूरा का एक सीक्वेंस में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एमिनो अम्ल की। तो देखिए बच्चों, इसमें दो शब्द अपने को दिख रहा है, एक एमिनो ग्रुप दिख रहा है और एक अम्ल दिख रहा है। एमिनो ग्रुप का मतलब हुआ NH2 समूह, और जहां डायरेक्टली अम्ल बोला जाता है वहां पर मोस्टली मानते हैं COOH समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे एमिनो समूह कहते हैं और इसे कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये दोनों ग्रुप जिस कार्बनिक पदार्थ में प्रेजेंट होंगे उसी को अपन क्या नाम देंगे, एमिनो अम्ल कहेंगे। तो देखिए तीन चीजें अपने पास आ गई हैं। एक ये खुद क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं, और इन्हीं कार्बनिक पदार्थों के अंदर ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। तो सीधे तौर पर अपनी परिभाषा जो है वो क्या बन जाती है, सबसे पहले आप इसको डिक्लेयर कर दो, बाद में इन दोनों का जिक्र कर देना, परिभाषा बन जाएगी। कैसे, वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं, क्रियात्मक समूह बोलना चाहो तो वो भी बोल सकते हो, एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा बना सकते हैं अपन। वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें एमिनो और कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं NH2CH2COOH, 2 एमिन एथेनोइक अम्ल। लेकिन इन्हें IUPAC नाम की बजाय इनकी सिंपल नाम से ज्यादा जाना जाता है, और इसे ग्लाइसिन, मीठा होने की वजह से। तो ये अपने पास परिभाषा बन गई, और परिभाषा बनाने के बाद अब अपन क्या करेंगे, इन एमिनो एसिड का वर्गीकरण कर सकते हैं। वैसे तो इनका वर्गीकरण काफी बड़े कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे एमिनो समूह की स्थिति के बेस पर इन्हें अपन, अगर ये देखो
जो ग्रुप जिस कार्बन पर ऐड होगा उसे अपन अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके जस्ट आगे वाले को बीटा कार्बन, फिर आगे वाले को गामा, डेल्टा, डेल्टा 1 2 3 इस प्रकार से। तो यहां एमिनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे, अल्फा एमिनो अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार अगर ये एमिन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा एमिनो अम्ल हो जाएगा। एक कार्बन और बढ़ जाएगा यहां, तो गामा एमिनो अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर अपन इन्हें अल्फा, बीटा, गामा एमिनो अम्लों में वर्गीकृत करते हैं। लेकिन ये वर्गीकरण अपने सिलेबस में यहां नहीं है। यहां अगर मैं वर्गीकरण की बात करता हूं तो यह दो टाइप अपन बना सकते हैं, एक आवश्यक एमिनो अम्ल और एक अनावश्यक एमिनो अम्ल। जबकि अपने यहां सिर्फ एक आवश्यक एमिनो अम्ल ही दिया हुआ है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी प्रक्रिया है नहीं, इसलिए अपन यहां दोनों चीजें बात कर लेंगे, दोनों पे, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। इनके नाम सिंपल नाम होते हैं, साधारण नामों से जाना जाता है, जिसका कोई मेथड नहीं है लिखने के लिए, तो इसलिए अपने को क्या करना है, सिर्फ एक वो टेबल है वो याद करनी है। 20 एमिनो एसिड लगभग अपने पास हैं जो सभी प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं, जिनमें से 10 आवश्यक एमिनो अम्ल है और 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल है। वहां मैंने नोट्स के अंदर उसकी वो ट्रिक भी बता रखी है आपको, और जैसे मिलपात, ये 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बेस से आप इनके नाम याद रख सकते हो। अगर अपन आवश्यक 10 एमिनो अम्ल के नाम अपने को पता है, याद है, तो बाकी वाले जो नहीं है वो सारे अनावश्यक में आ जाएंगे। तो इसलिए मोस्टली, क्योंकि इस पर अपन ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक रटने वाली चीज़ें हैं, और रटने वाली चीज़ें इसका मतलब वो थोड़े समय बाद अपन भूल जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का अपन एग्जाम के दौरान या टेस्ट के दौरान ही याद करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अपन बात कर लेते हैं आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल की। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि ये लगभग 20 प्रकार के अमाइनो एसिड जो हैं, ये लगभग अपने को प्राप्त हो चुके हैं। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जैसे उच्च जाति के जो कुछ जंतु हैं, मतलब डेवलप, मनुष्य है, मानव है, इनके अंदर 10 प्रकार के, लगभग 10 प्रकार के एमिनो एसिड नहीं बन पाते हैं। बाकी पादपों के अंदर या अन्य सूक्ष्म जाति वाले जो जीव हैं उनके अंदर लगभग सभी प्रकार के एमिनो एसिड बन जाते हैं, लेकिन उच्च क्वालिटी के जंतु और मानव के अंदर लगभग 10 प्रकार के एमाइनो एसिड नहीं बन पाते हैं और 10 प्रकार के एमाइनो एसिड बन जाते हैं। अब सिंपल सी बात है बच्चों कि जो एमिनो अम्ल अपने शरीर में बन गया है या बनता है, उसको तो अपने को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो बात को। और जो नहीं बन रहा है उसे अपने को क्या करना पड़ेगा, भोजन के साथ ग्रहण करना पड़ेगा, वरना तो उसकी कमी रह जाएगी शरीर में और उसकी कमी से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो जिन एमिनो अम्ल को अपन भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, जो अपने शरीर में नहीं बनते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और जो अपने शरीर में बन जाते हैं और इन्हें भोजन के साथ ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती है, वो क्या होंगे, अपने अनावश्यक एमिनो एसिड होंगे। ठीक है, आवश्यक एमिनो अम्ल ये वाले 10 हैं और अनावश्यक जो इनके अलावा जो बचे वो 10 हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या बना सकते हैं अपन, आवश्यक एमिनो अम्ल पर किसे कहेंगे, वे एमिनो अम्ल जो मानव शरीर में निर्मित नहीं होते और जिन्हें भोजन के साथ ग्रहण किया जाता है,
आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। फिर ये इसके 10 एग्जाम्पल डाल देंगे और इसकी डेफिनेशन में क्या बता देंगे, वे एमिनो अम्ल जो मानव शरीर में निर्मित हो जाते हैं और जिन्हें भोजन के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्लियर? तो ये आपके एमिनो अम्ल की डेफिनेशन हो गई, आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल की डेफिनेशन हो गई और 10 प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल, और इनको अपने को याद कर लेंगे तो ये अपना एमिनो एसिड का टॉपिक यही इतना ही लगभग खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये एमिनो एसिड जो होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, आपस में ऐड हो जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, और आपस में जुड़कर, और ये जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं आपस में उससे अपन पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। या एमाइड बंध। ये पेप्टाइड बंध बनता कैसे है, देखिए जैसे कि ग्लाइसिन HNCH2C डबल बॉन्ड OH, जैसे दो एमिनो एसिड हुए, तो ये दोनों एमिनो एसिड जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उस समय क्या होता है, यहां से OH और यहां से H जो जल अणु के रूप में रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद अपने पास HNHCH2C डबल बॉन्ड NHCH2C डबल बॉन्ड OH, ये वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इसका मतलब कि एमाइनो एसिड के जुड़ने से अपने को एक पेप्टाइड यौगिक प्राप्त हुआ है। एक एमिनो एसिड और जुड़ेगा तो एक पेप्टाइड बॉन्ड और बन जाएगा। ऐसे ऐसे लगातार एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे, पेप्टाइड बंधों की संख्या बढ़ती जाएगी और पेप्टाइड अणु का बड़ा अणु बनता जाएगा। तो एमिनो एसिड के अंदर ही अपने पास एक पेप्टाइड भी डाला हुआ है। पेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड। तो पेप्टाइड अणु अपन किसे कहेंगे कि एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर एक वृहद अणु का निर्माण करते हैं जिसे पेप्टाइड कहते हैं। परिभाषा क्लियर हुई? एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर एक वृहद अणु का निर्माण करते हैं जिन्हें पेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड में एमिनो अम्लों की संख्या के बेस पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये जो वर्गीकरण है, ये देखो बच्चों, यहां थोड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। एक्चुअल में ये पेप्टाइड का जो वर्गीकरण जो है वो इस रूप में किया जाता है डाइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में। लेकिन अपनी बुक में ये डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉलीपेप्टाइड में वर्गीकृत किया हुआ है। अब इसका रीजन ये है कि बुक जो है उसी को अपन ऑथराइज्ड मानेंगे। एक्चुअल में मेन केमिस्ट्री के अंदर इसका जो वर्गीकरण आता है पेप्टाइड का, वो 3 पार्टीशन में आता है, डाइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स में किया था वैसे ही। लेकिन यहां एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर, बुक के अंदर इसके 4 पार्टीशन किए हैं उन्होंने, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉलीपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड वो किसे कह रहे हैं, जिसमें 2 एमाइनो एसिड जुड़े। ट्राइपेप्टाइड जिसमें 3 एमाइनो एसिड जुड़े। टेट्रापेप्टाइड जिसमें 4 एमाइनो एसिड जुड़े। और पॉलीपेप्टाइड जिसमें 10 या 10 से अधिक एमाइनो एसिड जुड़े, वो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है।
और अगर अपन इसके 3 पार्टीशन बनाते हैं, डाइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड, तब अपन इसे क्या कहेंगे? क्योंकि ओलिगो के ही पार्टीशन है वो ट्राई टेट्रा वाले। समझ रहे हो बात को? देखिए बच्चों, वापस थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पे कि अगर मैं इसे 3 पार्टीशन में डिवाइड करता हूं, 3 पार्टीशन कौन कौन से ले रहा हूं मैं? जैसे डाई ले लिया, ओलिगो कर दिया और पॉलीपेप्टाइड कर दिया। क्लियर? डाइपेप्टाइड में अपन क्या बोल देंगे? वे पेप्टाइड जिनमें 2 एमिनो एसिड उपस्थित हो डाइपेप्टाइड कहलाते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि 3 से लेकर 9 तक के आ जाएंगे। ठीक है? और पॉलीसैकेराइड जो अपन सैकेराइड डिवाइड कर रहे थे, ओलिगोसैकेराइड, उसमें अपन कितना रख रहे थे? 2 से 10 रख रहे थे। और यहां क्या हो जाएगा? 9 से अधिक मान सकते हो, 10 या 10 से अधिक। ठीक है? और अगर अपन बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तब अपन इसमें क्या कर लेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा और पोली कर देंगे। वैसे ट्राई और टेट्रा किसके पार्टीशन बने? अपने ओलिगो के ही बने। तो डाउट वाली कोई बात नहीं है, जिस रूप में पूछा जाए अपन वैसे बता सकते हैं। अगर अपने को ये कहे कि टेट्रा पेप्टाइड किसे कहेंगे, तो अपन इजीली उसकी परिभाषा बता सकते हैं। वे पेप्टाइड जिनमें 4 एमिनो एसिड उपस्थित हो टेट्रा पेप्टाइड कहलाते हैं, 5 हो वो पेंटापेप्टाइड कहलाते हैं। तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट ये है कि इसका जो वर्गीकरण है वो अपनी बुक में थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है। तो इस पर जो भी डिस्कस होगा या जो भी इसका मतलब, क्योंकि अगर कोई थोड़ा बहुत चेंजेज आएगा तो अपन उसके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है? तो चलो बच्चों, ये हो गया आपका पेप्टाइड। पेप्टाइड के बाद अब अपन बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो देखिए बच्चों, प्रोटीन जो है ये क्या है? एमिनो अम्ल का बहुलक अणु हो गया, वृहद अणु भी बोल सकते हो। ठीक है? प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ जो है, ये ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बनाया गया है, जिसका है प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है? तो सबसे पहली बात आती है, आप इसकी डेफिनेशन कैसे बढ़ा देंगे? ये आप समझ चुके हैं कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड, यानी एमाइनो एसिड जो है वो आपस में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर जो वृहद अणु बनाते हैं, उन्हीं में से या उन्हीं के द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है। तो अपन इसे ये भी बोल सकते हैं कि वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो एमिनो अम्लों के जुड़ने से बने हों, प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है? इसके अलावा आप इसे यह भी बोल सकते हो कि एमिनो अम्लों के पॉलीपेप्टाइड बहुलक अणु प्रोटीन कहलाते हैं। यह भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। परिभाषा बनाने के बाद अब अपने पास आता है कि प्रोटीन की संरचना या संरचना, तो चलो अपने सिलेबस में नहीं है, संगठन की बात कर लेते हैं अपन यहां। प्रोटीन का संगठन। तो देखिए बच्चों, किसी भी पदार्थ का संगठन अगर ज्ञात करना हो कि वो किससे बना हुआ है, तो अपन क्या करते हैं? मोस्टली उसे तोड़ के देखते हैं, उसका अपघटन करके देखते हैं। ये चीज अपन भी जानते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में अगर अपने को जानना हो कि एक्चुअली में बनी हुई किससे, तो अपन क्या करते हैं? उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं उसके सबसे छोटे पार्टिकल्स कौन से हैं। तो कोई चीज किससे बनी हुई है तो उसे जानना है, तो उसका अपघटन करना पड़ता है। तो वैसे ही प्रोटीन का संगठन अगर अपने को जांच करना है कि ये किससे बना हुआ है, तो अपन क्या करते हैं? प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं। ठीक है? तो प्रोटीन का जैसे ही जल अपघटन किया जाता है, तो बच्चों ये किस में जाता है? पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है।
ठीक है, पॉलीपेप्टाइड तो खुद ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पॉलीपेप्टाइड मेंशन नहीं कर रहा हूं, इसको डायरेक्टली मैं किस में तोड़ रहा हूं, पेप्टाइड के अंदर। और जब पेप्टाइड का ओरजल अपघटन किया गया तो ये किस में गया, एमिनो एसिड में गया। और एमिनो अम्ल का बाद में जल अपघटन होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन बनी, एमिनो अम्ल बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल के जुड़ने से बना हुआ है। इसका मतलब कि प्रोटीन के अंदर उसके संगठन में जो घटक प्रेजेंट होते हैं वो सबसे छोटा घटक कौन है, एमिनो अम्ल है। इससे बड़ा कौन है, पेप्टाइड है। और पेप्टाइड में जो बड़ा अणु बनता जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोटीन में हो जाएगा। अब देखो ये जल अपघटन की प्रोसेस है क्या, जिसमें कोई पेप्टाइड लिख दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड अणु कह रहे हैं। यहां सिर्फ मैंने एक डाई पेप्टाइड लिया जिसमें 2 एमिनो एसिड जोड़े। अब मैं अगर इसका जल अपघटन करता हूं तो देखिए बच्चों, ये रिएक्शन है, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं उस समय बताता हूं कि जल अपघटन का जो तरीका है वो क्या है, कि जल अपघटन को अपन H+ और OH- में लेने के बाद इस H+ को नेगेटिव पोर्शन पर जोड़ते हैं और OH को पॉजिटिव पोर्शन पर जोड़ते हैं। तो यहां देखिए बच्चों, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 साइडेड है। यहां भी है एक्चुअल में प्लस, तो यहां भी है, लेकिन ज्यादा प्लस कहाँ है, इस कार्बन पे। और इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज हो गया अपने पास, माइनस हो गया। तो इसका मतलब इसका लोन पेयर जो है वो कहाँ जाएगा, H पर जाएगा, और इसका लोन पेयर कहाँ पे आएगा, C पे आएगा। और ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से टूटेगा, तो अपने पास क्या हो जाएंगे, यहां कौन आ गया, OH आ गया वो वाला, और इस पर कौन आया, H आया। तो दोनों सेम बनेंगे, यानी ये भी ऐसा ही बन जाएगा। तो इस प्रकार मेरे पास क्या आ गए, 2 एमिनो अम्ल आ गए। यानी पेप्टाइड का जैसे ही मैंने जल अपघटन किया तो मेरे को क्या मिले, एमिनो अम्ल मिले। अब इस एमिनो अम्ल का जल अपघटन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एमिनो एसिड क्या होता है, ये मैंने आपको वहां एमिनो अम्ल में पढ़ाया नहीं इस चीज को, क्योंकि वो अपने सिलेबस में थी नहीं, कि ये एमिनो अम्ल को जैसे अपन जल में डालते हैं ना तो ये ज्विटर आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। और ज्विटर आयन में क्या होता है कि जल के अंदर जाते ही ना इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये H+ को त्याग देता है और ये एमिन ग्रुप है उस H+ को ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब ये जो है ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH3, यहां प्लस चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर ये माइनस चार्ज आ जाता है। इस प्रकार एक ही अणु पर जब प्लस और माइनस दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं तो उसे अपन उभयाविष्ट आयन या ज्विटर आयन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल के अंदर डालने पर ये टूटा नहीं, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ज्विटर आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसका जल अपघटन नहीं हुआ है। तो ये लास्ट प्रोटीन का जल अपघटन में क्या बनता है, एमिनो अम्ल बनता है। इस वजह से इसकी सबसे छोटी इकाई किसे माना गया, एमिनो अम्ल को माना गया। इससे बड़ी इकाई किसे माना गया, पेप्टाइड को। पेप्टाइड के अणु फिर बढ़ते जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन के अंदर। तो ये प्रोटीन का संगठन आप बता सकते हो कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो अम्ल, उससे बड़ी इकाई पेप्टाइड, फिर पेप्टाइडों में अणु बढ़ते जाएंगे, बड़े पेप्टाइड होते जाएंगे और एट लास्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रोटीन की डेफिनेशन हो गई और प्रोटीन का संगठन हो गया। इसके बाद आपके पास आता है प्रोटीन जो है इसके ये कार्य क्या करता है, क्या काम आता है। तो देखिए बच्चों, प्रोटीन के बहुत सारे कार्य हैं। तो प्रोटीन के कार्यों की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपन एक डाल सकते हैं, जो सेल्स कोशिकाएं हैं उनका निर्माण। में भाग लेता है।
दूसरा कार्य अपन डाल सकते हैं कि हार्मोन्स, यानी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जो हैं वो हार्मोन्स के रूप में शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तीसरा कार्य आप डाल सकते हो जैसे हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही है जो अपने शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। एंजाइम, तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन एंजाइमों के रूप में जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। एक डाल सकते हैं, ये अपने शरीर के विकास और मरम्मत में सहायक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन जैसे मायोसिन वगैरह ये क्या मांसपेशियां बनाते हैं, तो ये अपने शरीर की वृद्धि और सेल्स वगैरह टूट जाती हैं तो उनकी मरम्मत भी वापस करते हैं, तो उनकी वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। अपने नाखून, बाल ये केराटिन जैसे प्रोटीन से बने हुए हैं, मांसपेशियां ये मायोसिन से बनी हुई हैं, तो बहुत सारे पार्टीशन जो है वो प्रोटीन निर्मित करता है। तो ये प्रोटीन के कुछ कार्य हो। तो बच्चों आप एमिनो एसिड और प्रोटीन दोनों को अच्छे से पढ़िए। किसी प्रकार की समस्या या डाउट रहता है तो आप वो जरूर पूछिए कमेंट करके। तो बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।